हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज है हमारा डे 17। कल किसी तकनीकी कारण की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस ग्रामर और कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर के लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 17। डे 17 की कोट से शुरू करते हैं। डोंट लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, कि उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, पता नहीं कल आपके लिए क्या लेकर आएगा, अच्छा ही लेकर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। रेखा वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हर पेरेंट्स वांटेड हर टू टेक अप मेडिसिन। तो अब आप पहले इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो एरर वाला पार्ट है इसमें क्या है। एडमिशन इन, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश लेते हैं तो एडमिशन इन, एडमिट इन, लेकिन किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए यूज़ किया जाता है एडमिशन टू। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू। तो ये जो एरर है हमारा ये कौन से पार्ट में है, दैट इज़ इन द पार्ट बी। तो एडमिशन टू का यूज़ किया जाता है जब किसी कॉलेज या उसमें एडमिशन लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑन अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। ये prepositions वाले क्वेश्चंस हैं। गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये भी हमारा ये इस वाले पार्ट में है। अरे हाँ, ये तो बी पार्ट है ना, बी पार्ट में है। ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर गोइंग आउट, नहीं सी पार्ट में तो क्या कर रही हूँ मैं, सी पार्ट में ही है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गोइंग के साथ फॉर का यूज़ जो है वो किया जाता है। Now the next question is, the management did not select him as he was not eligible to the post. Eligible जो word है ये अपने साथ लेता है preposition for. Eligible for का मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य। तो यहाँ to ना लगाकर यहाँ for आएगा, तो ये आपका ये भी preposition वाला part है। I am vexed at him about what he has done. मैं उससे नाराज़ हूँ कि उसने क्या किया। I am vexed at him नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा I am vexed with him. Vexed with him का यूज़ किया जाएगा। Now the next question is, beside chocolate they also bought many toys for the child. सबसे पहले अगर हम बात करें तो beside का मतलब होता है by the side of. by the side of means के बराबर में। तो ये तो हमारी बताता है स्थिति। अगर हमें in addition to बताना है तो हम यूज़ करते हैं besides। तो चॉकलेट के साथ उन्होंने जो है टॉयज़ भी खरीदे, तो यहाँ पर हम ये तो ए पार्ट में है ही, लेकिन केवल एक यही गलती नहीं है, इन एडिशन टू के लिए चॉकलेट्स भी नहीं आएगा। चॉकलेट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए उसमें एस का यूज़ नहीं करते हैं। अ पीस ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट, ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट व्हेन आई लर्नड। तो यहाँ हार्डली को जो फॉलो करता है, हार्डली इज़ फॉलोड बाय व्हेन, तो इसीलिए यहाँ वेयर ना आकर व्हेन का यूज़ किया जाएगा। तो हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट। Now the next question is, the old woman has had the best medical facilities available, but she will not be cured unless she doesn't have a strong desire to live. अगर हम बात करते हैं तो जो unless जो word है, unless का मतलब होता है अगर नहीं, किसी चीज़ की जब शर्त होती है। अनलेस में नॉट अपने आप छिपा रहता है, तो अनलेस वाला क्लॉज कभी भी नॉट नहीं लेता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अनलेस शी डज नॉट हैव, तो इसमें से डज हटाइए, नॉट हटाइए और हैव को भी हैज़ कर देंगे। तो अनलेस शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव, तो ये सी पार्ट में कि अनलेस वाला क्लॉज अपने साथ नॉट नहीं लेता। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3. Between को जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है एंड, तो between के साथ between 2 to 3 नहीं,
बिटवीन 2 and 3 का यूज किया जाएगा। तो ये सी पार्ट में एरर है, यहां लगेगा सी। Now question number 9, because he is physically strong, therefore he was selected for the school boxing. Because, for, so, as, since, as, because, for, since, as, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो किसी चीज़ का कारण बताते हैं, मगर इन सब का यूज़ अलग अलग किया जाता है। बिकॉज का यूज़ हम तब करते हैं जब पूछने वाले को कारण का नहीं पता होता है, तो हम बिकॉज कंजंक्शन लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में बिकॉज आ रहा हो तो उसके साथ देयरफॉर, दिस इज़ द रीज़न और सो ये यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। तो बिकॉज ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर का जरूरत नहीं है लगाने की, ये सुपरफ्लुअस है। तो बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही इज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज, अगर किसी भी सेंटेंस में द रीजन वाई आ रहा हो तो उसको फॉलो करता है दैट। इसका क्या कारण है? रीजन, और मैंने अभी आपको बताया बिकॉज एक ही चीज है, तो इसीलिए द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट। तो यहां पर ये हुई हमारी बी पार्ट में एरर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव, हालांकि शर्ट महंगी है, बट आई विश टू परचेज इट। जब किसी चीज के बारे में हम बताते हैं फिर भी हम वो काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं फिर भी, तो फिर भी के लिए जो कंजंक्शन यूज किया जाता है, ये कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, तो ये यूज किया जाता है येट। फिर भी मतलब कोई चीज़ महंगी है, हम फिर भी करना चाह रहे हैं, फिर भी, तो हम यूज़ करते हैं येट। तो इसीलिए इसमें आएगा बट की जगह येट का यूज़ किया जाएगा। ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। ऑल आ रहा है, ऑल के साथ प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन मैन और वुमेन से बने हुए नाउन्स में जब वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहे होते हैं, जेंडर बता रहे होते हैं, तो दोनों प्लूरल होते हैं। तो यहाँ आएगा ऑल द विमेन टीचर्स। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई एडजेक्टिव का काम ना कर रहे हो, जेंडर बता रहे हो, जैसे मैन ईटर, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसमें केवल बाद वाला जो है वो प्लूरल होगा। लेकिन मैन टीचर्स या वुमेन टीचर्स, तो जब जो जेंडर बताने का काम करेगा उसमें दोनों ही प्लूरल होंगे। He has ordered bricks for the proposed shopping complex। एक बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि what is the meaning of material noun, तो आप कहेंगे भाई बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी एक बहुत ही उसकी छोटी सी डेफिनेशन जो है वो कहते हैं कि भाई हीरा मोती सोना चांदी मटीरियल नाउन होता है। नहीं, मटीरियल नाउन का मतलब होता है जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं, तो जिससे बना रहे हैं ना उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। अब आप अगर दूध से जो है दही बनाते हैं, तो जो बनाने वाली चीज़ है वो दूध है, तो वो मटीरियल नाउन हो जाएगा। जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है दैट इज़ नोन एज मटीरियल नाउन, और मटीरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अब आप ये देखिए, ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम ब्रिक्स वैसे लिखते तो ये जो है ये कॉमन नाउन होता, लेकिन यहाँ पर ये कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये बन गया मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बन गया तो इसमें से एस जो है हम हटा देंगे, और ये एरर कौन से पार्ट में है? बी। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ईच गर्ल वॉज गिवन, यहाँ तक ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ईच सेंटेंस के शुरू में आता है तो वॉज लेता है, मगर लड़कियां तो एक से ज़्यादा है ना, तो गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज। अब यहाँ पर ये क्लॉज हमारा आया दूसरा, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज हर वेरी मच। तो भाई एक लड़की की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो कई सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन होगा दैट विल बी प्लूरल। I going there will not solve this complicated problem। एक चीज देखिएगा, going is a gerund। Gerund works as a noun। नाउन जो अपने पहले लेता है, नाउन अपने पहले लेता है या तो एडजेक्टिव लेता है
या पजेसिव नाउन लेता है, पजेसिव नाउन लेता है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस वाला। अब यहाँ गोइंग है तो एडजेक्टिव जो है वो क्या लगेगा, यहाँ पे आई प्रोनाउन नहीं ले सकता, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, तो यहाँ पर आएगा माई गोइंग। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए सेंटेंस में आई गोइंग देयर, तो ये अजीब सा सेंटेंस वैसे भी लग ही रहा है, माई गोइंग देयर भी अजीब सा लग रहा है, मगर गोइंग इज अ जेरेंड एंड जेरेंड टेक्स इधर पजेसिव नाउन और एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इट, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे माई। महेश कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। महेश पिकनिक पर नहीं जा सका क्योंकि उसकी मदर बीमार थी। जब कारण पहले से जानते हैं या अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम फॉर लगाते हैं, और जब कारण पहले से जानते हैं तो एज या सिंस का यूज़ किया जाता है, जब कारण नहीं जानते हैं तो बिकॉज का यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। He said that he would rather resign but take part in such a dishonest transaction. उसने कहा कि वो रिज़ाइन करना पसंद करेगा बजाय एक डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करने के। rather को फॉलो करता है then, rather को फॉलो करता है then, इसकी जगह ये, तो इसीलिए यहाँ पर then का यूज़ करेंगे। The need to set up, अब ये हो गया आपका ए पार्ट में ही हो गया, और the need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time. ये याद रखिएगा कि ऑफ के पहले और ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसमें द का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्टिकल द का मतलब क्या होता है, आर्टिकल द का मतलब होता है यू नो विच वन, आप जानते हैं कौन सा, द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो यहां पर पीपल, द माइंड ऑफ द पीपल, तो भाई लोगों के दिमाग में था, तो इन द माइंड ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आप लगाएंगे पीपल के पहले दा लगाएंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ से इन द माइंड्स ऑफ द पीपल की जगह इन द माइंड ऑफ द पीपल वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसको हम विचार के तौर पे लेते हैं, तो लोगों के विचार में था, हैज़ बीन इन द माइंड ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर द का यूज़ जो है आप करिए हैज़ बीन द माइंड ऑफ द पीपल। The interviewer asked me if I believe that Kalidas was greater than any other poet. देखिए, अगर ऑफ द टू लगा हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। वो भी क्यों आता है? क्योंकि दो में से किसी एक को चुना जा रहा है, वी नो विच वन। लेकिन यहाँ पे कालिदास वॉज ग्रेटर, तो द की जरूरत नहीं है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड me if I believe that Kalidas was greater than any other poet. तो ये हो गया इसका पार्ट सी। Every week our French teacher gave us a list of vocabulary to learn. एक ये बड़ा गलत वो है, जैसे जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्हें इंग्लिश टीचर, जो मैथ्स पढ़ाते हैं उन्हें मैथ्स टीचर, और उन्हें वो बना देते हैं फ्रेंच पढ़ाने वाले फ्रेंच टीचर। तो भाई फ्रेंच टीचर तो ये हो गया फ्रांस की को बिलोंग करने वाले फ्रांसीसी टीचर, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा टीचर ऑफ फ्रेंच, टीचर ऑफ फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा ए। आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब इसमें हम अलग अलग फ्रूट के नाम लेते हैं देन इट बिकम्स काउंटेबल। वैसे ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसमें आएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर आप फ्रूट के साथ कोई नाम नहीं लिख रहे हैं, फ्रूट के साथ जो है, फ्रूट का मतलब जो है उसको फल के रूप में नहीं ले रहे हैं, मतलब रिजल्ट के रूप में, तो फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। As it was Rajan's first interview, he dressed him in his most formal self. आपको लग रहा होगा भाई यहाँ himself लगा दें तो ठीक हो जाएगा, नहीं।
जिस चीज़ का रिफ्लेक्सिव एक्शन नहीं होता, यानी कि जो चीज़ घूमकर सब्जेक्ट पर एक्शन नहीं जाता है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाता। तो bathed himself, dressed himself, ये वैसे भी शब्द गलत है। It was Rosen's first interview, he dressed in his, तो ये him ही हटा देंगे, सेल्फ वेल्फ भी कुछ नहीं लगाएंगे। The officer as well as the clerk absented themselves। बात हो रही जब as well as से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क एब्सेंटेड हिमसेल्फ। The CEO of ABC News and the director of PLX Advertising have given his consent। जब दो लोग अलग अलग हैं तो इनका जो possessive adjective है that will be there, तो इसका आंसर है C। Nobody than Shankar is responsible for the mishap at Rahul's party। और कोई नहीं सिवाय शंकर के रिस्पॉन्सिबल है इस मिसहैप का। तो जब और कोई नहीं सिवाय का यूज़ करते हैं तो देन नहीं आता, जबकि आता है बट। यहाँ बट जो है वो काम कर रहा है सिवाय के सेंस में, यानी कि प्रीपोजिशन के सेंस में, नोबडी बट शंकर। तो इसका आंसर है आपका ए। Any holes and openings should be fenced so that people may not fall down। एक तो पहले यहाँ पे इसमें तो दो पार्ट में है, so that people, ताकि भाई एनी होल्स एंड ओपनिंग शुड बी फेंस्ड, कि जो भी खुले हुए होल्स हैं, ओपनिंग्स हैं, उन्हें ढका जा रहा है जिससे कि ताकि लोग ना गिरें। तो ताकि लोग ना गिरें तो सो दैट को जो फॉलो करता है पीपल मे नॉट आएगा। तो भाई इसमें दोनों पार्ट में एरर है, मैं क्या करूं, ये तो एफ हो गया क्वेश्चन, मैं क्या करूं। बिल्कुल फील आपको मैं वही वाला दे रही हूँ, तो दोनों जो है दोनों ही पार्ट में है। 27 बोथ ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। भाई ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों ही सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एयरप्लेन, द पेसिमिस्ट पैराशूट। जब भी कोई इन्वेंशन होती है उस इन्वेंशन के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट की इन्वेंशन का बात की गई तो एरोप्लेन के पहले द लगा दिया। तो पैराशूट भी एक जो है वो इन्वेंशन की बात की जा रही है, तो द पैराशूट का यूज़ जो है वो किया जाएगा। तो इसीलिए हमारा सी पार्ट में है। A.R. रहमान इज़ द मोस्ट हाईली रिगार्डेड म्यूज़िक डायरेक्टर इन द बॉलीवुड। बॉलीवुड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड इज़ अ नेम, ये एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई फिल्म इंडस्ट्री है भाई, फिल्म इंडस्ट्री का नाम हमने बॉलीवुड जो है वो रखा हुआ है भाई बॉलीवुड, कि जहाँ पर वैसे तो वो फिल्म इंडस्ट्री है। तो जब बॉलीवुड के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, इन द हॉलीवुड, इन द बॉलीवुड, ये नहीं होता क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट वो है। तो इसीलिए इसके लिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, दैट विल बी सी। या आप एक उसमें भी कह सकते हैं कि भाई अगर हम एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है कि अगर आप इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह ना लेकर आप इसे प्रॉपर नाउन की तरह ले लीजिए कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड जितने भी हैं ये भाई प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन्स भी अपने पहले द का यूज़ नहीं करते। मैंने जो पहले चीज़ बताई वो इस सेंस में बताई कि ये एक आइडिया के सेंस पे है, लेकिन इसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये प्रॉपर नाउन्स भी हैं और प्रॉपर नाउन्स अपने पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं लेते। Children who have had good preschool education are likely to outdo other children at school। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें नाउन है एजुकेशन। एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अगर इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसे क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव लग रहा हो जैसे गुड, तो वो अपने पहले आर्टिकल लेता है। चिल्ड्रन हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर आएगा, इसका आंसर है पार्ट ए में एरर है। दिस स्टडी बिल्डिंग हैज़ बीन मेड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर। भाई मेड आउट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब है मटीरियल नाउन। जब मटीरियल नाउन होगा तो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, उसमें एस्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आंसर है सी।
ये हुआ आपका ग्रामर वाला पार्ट कि भाई ग्रामर में मैंने आपको एरर्स वाला पार्ट करा रही हूँ आजकल। एरर वाले पार्ट से काफ़ी सारे मैं आप लोगों को ग्रामर के पॉइंट्स जो है वो बता देती हूँ। दूसरा, अब नाउ लेट्स स्टार्ट लिटरेचर वाला पार्ट। अ काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज, जब किसी को में पार्ट में बांटते हैं कि इसका जो ये कौन सी उसमें लिखी गई है, कौन सी विधा में लिखी गई है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जॉनरा। ये कहा जाता है जॉनरा यानी कि विधा, कि भाई ये कौन सा जॉनरा है। जैसे ये जॉनरा फैब्ल्यू है, ये फोकटेल है, ये रोमांस है, तो दैट इज नोन, विधा जो होती है उसे कहा जाता है, दैट इज नोन एज जॉनरा। Byron wrote the preface of Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to। आपको पता ही है कि बायरन जो है वो he did not like the elder romantics। उसका एक रीज़न था, क्योंकि साउदे ने इन सभी को सैटेनिक स्कूल की जो है वो उपाधि दी थी कि ये सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करते हैं, स्पेशली बायरन एंड शेले। अब इसका विजन ऑफ जजमेंट में उन्होंने ये कहा था, इसका जवाब बायरन ने भी दिया था द विजन ऑफ जजमेंट में। अब वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी थॉर्न, जिसमें एक जो मदर है वो बच्चे को जन्म देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे थॉर्न के पेड़ के नीचे जो है वो दफनाती है। और जब लोग उस कब्र को खोदना चाहते हैं तो वो जो माउंड है वो उसके ऊपर जो थॉर्न का पेड़ है वो हिलने लगता है, तो नेचर जो है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो इस चीज़ का बायरन को ये पसंद नहीं आया था। बायरन ने जब अपना ये एक इंट्रोडक्शन लिखा था, इसका प्रीफेस लिखा था डॉन जुआन का, तो उन्होंने रिब्यूक करा था वर्ड्सवर्थ की पोएम द थॉर्न को। वर्ड्सवर्थ की पोएम द थॉर्न को उन्होंने इसमें रिब्यूक किया था। ड्राइडन्स द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ। ड्राइडन द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, उन्होंने जब उन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था तो उन्होंने मिल्टन से पूछा था कि क्या वो उनकी बुक पैराडाइज लॉस्ट का एक राइम्ड वर्जन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मिल्टन ने उनको हामी भरी थी और उन्होंने द स्टेट ऑफ इनोसेंस जो लिखा था, दैट इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। In an international congress of poets, Milton and Shakespeare would represent the English nation. Whose comment is this? मतलब शेक्सपियर को और मिल्टन को चाहने वाले जितने हैं उतना ही उनको मतलब उनको ना चाहने वाले भी बहुत हैं। जैसे वोल्टेयर ने शेक्सपियर के लिए कहा था ही वाज अ सैवेज ड्रंकर्ड, तो इसी तरीके से और या मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते थे और बहुत पसंद भी करते थे। जैसे मार्क पैटिसन ने कहा है कि इंटरनेशनल कांग्रेस में शेक्सपियर और मिल्टन पूरी इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहा है मार्क पैटिसन ने। Whose poetry acts like an incantation to Macaulay? किसकी पोइट्री मैकॉले के लिए एक इंसेंटेशन का काम करती थी? तो ये इज नन अदर देन मिल्टन्स पोइट्री। Who considered Samson Agonistes defective in action? किसने सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन की जो स्टोरी है ये एक देखिए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सैमसन एगोनिस्टिस जो है वो मिल्टन ने जब ये लिखी थी, ये उनकी जीवन के आखिरी स्टेज में उन्होंने ये लिखा था। और ये जो सैमसन की स्टोरी है, सैमसन द एगोनिस्ट, ये जो है इसमें उन्होंने एक अंधे रेसलर की कहानी बताई है। द स्टोरी इज़ वेरी मच एक इन टू हिज ओन लाइफ, और इसमें उन्होंने बताया कि जो घमंड है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। ये पोएम मिल्टन ने तो इसे एक ड्रामेटिक पोएम कहा था और एक ड्रामेटिक पोएम कहा था, लेकिन ये क्लोजेट ड्रामा, ग्रीक ड्रामा की क्लोजेट ड्रामा है, लेकिन उन्होंने इसे पोइटिक ड्रामा, पोइटिक जो है ड्रामेटिक पोएम जो है वो इसे कहा था। तो किसने माना था कि सैमसन एगोनिस्टिस डिफेक्टिव है? वो माना था डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन को पता नहीं मिल्टन से ऐसी क्या परेशानी थी कि उनको जो है हर चीज़ में प्रॉब्लम ही दिखती थी, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है उन्होंने ये वाली बात कही है।
And now the next question is Theodore Watts Dunton gives the title the Renaissance of Wonder. Renaissance जो आप जानते हैं कि पुनः जागरण, Renaissance जब आया था 16th century में, तो that was the Renaissance of revival, Renaissance of learning. Renaissance Theodore Watts Dunton ने Renaissance of Wonder कहा है romantic period को, because in that period रोमांस एंड ऑल दैट केम अगेन. तो इसीलिए इस पीरियड को द रेनेसांस ऑफ वंडर कहा गया है, रोमांटिक पीरियड को कहा गया है. About whom Arnold said his poetry is the reality, his philosophy is illusion. किसके बारे में? मैथ्यू आर्नल्ड वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स. उन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री तो रियलिटी है, उनकी फिलॉसफी एक भ्रम है. तो ये कहा है उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में. Who said that Byron was mad, bad and dangerous to know? ये किसने कहा था? ये कहा था लेडी लैम ने बायरन के लिए कि he was mad, bad and dangerous to know. इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ है बायरनिक हीरो का, जो कि मिल्टन का जो सैटर्न है that is also an epitome of बायरनिक हीरो. तो ये कहा था लेडी लैम ने. Who thinks of the poet as the unacknowledged legislators of the world? ये शेले ने कहा है डिफेंस ऑफ पोइट्री में कि जो पोएट्स होते हैं वो तो लेजिस्लेटर्स होते हैं वर्ल्ड के. तो ये कहा है शेले ने, none other than शेले. Who wrote A Vindication of the Rights of Women? ये पहली फेमिनिस्टिक बुक जो है वो मानी जाती है. ये बुक लिखी थी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने, यानी कि गॉडविन की वाइफ ने, जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखी है. उन्होंने लिखी थी ये बुक मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. Which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मैं एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ. The comma is used to separate a series of words in the same construction. कि कॉमा जो है वो सेम वर्ड्स को एक सीरीज ऑफ उसको अलग करता है, बिल्कुल सही है. कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद कॉमा यूज नहीं होता. कॉमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. कॉमा इज यूज टू ओमिट अ वर्ड. सारे ठीक हैं सिवाय इसको छोड़ के. अगर एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आता है तो उसको कॉमा अलग करता है. एंड नाउ व्हाट इज दिस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? अगर आप कहते हैं हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू ऑफिस, तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमेशा अलग किया जाता है कॉमा से. तो इसीलिए हमारा यही वाला कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यही वाला पॉइंट हमारा गलत है और यही हमारा आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Indefinite numeral adjective don't denote exact number. जो indefinite numeral adjective all, some, ये जो होते हैं ये कभी भी exact number नहीं बताते, बिल्कुल सही बात है. Cardinal adjectives denote how many, बिल्कुल सही बात है. 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल हैं, ये बताते हैं कितने हैं, बिल्कुल सही है. Ordinals are demonstrative adjectives. Ordinals जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये demonstrative adjectives होते हैं, ये भी सही है. Proper adjectives are not descriptive adjectives. कि proper adjectives जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि Indian girl, तो ये इसको जो है वो ये इसके डिस्क्राइब कर रहा है, तो आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स नॉट नहीं आएगा. तो यहां पर इसका आंसर है डी. द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव डेफेमेटरी इज, अपमानजनक है ना, अपमानजनक, अपमान. तो
तो इसमें जो है डेफेमेटरी, तो जो है डेफेमेटरी के लिए जब ये एडजेक्टिव है तो उसका नाउन क्या होगा? डिफेम करना, दैट इज वर्ब। डेफेमेटरी तो एडजेक्टिव ही हो गया, और ये डेफेमनेस कुछ होता नहीं है, तो दैट इज डेफेमेशन। Who asked how many children had Lady Macbeth? ये बुक किसने लिखी है कि how many children had Lady Macbeth? ये किसने लिखी है? एल.सी. नाइट्स ने ये बुक लिखी है, एल.सी. नाइट्स के द्वारा। Who used to write fiction in the morning and drama in the afternoon? ये वो कौन राइटर था जो फिक्शन जो है वो दिन में लिखता था और ड्रामा जो है वो शाम को लिखा करता था? He is none other than Sir John Galsworthy. It's a satire on the pretentiousness of scholars who believe that they can forego the charms of women in favor of reading and writing poetry. ये कौन, शेक्सपियर के कौन से ड्रामा में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी लोग कि भाई वो स्कॉलर्स बन सकते हैं एंड दे कैन रेजिस्ट द चार्म ऑफ अ वुमन, तो ऑफ अ वुमन, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है लव्स लेबर लॉस्ट में, जिसमें बेचारों का जितना भी प्रेम है वो बेकार हो जाता है क्योंकि प्रिंसेस अपने देश वापस चली जाती है। Who translated the Comedy of Errors as भ्रम झलक? जो शेक्सपियर का प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी पर प्ले है, स्लैपस्टिक कॉमेडी उसमें यूज़ की गई है, तो वो किसने जो है हिंदी में भ्रम झलक के रूप में उसे ट्रांसलेट किया है? तो वो करा है मुंशी इमदाद अली ने उसे ट्रांसलेट करा है भ्रम झलक के रूप में। And the next question is, who translated measure for measure in Hindi as बगुला भगत? कि किसने measure for measure को बगुला भगत के रूप में किया है? तो that is लाला सीताराम। ये लाला सीताराम ने किया है। And the last question is, some account of the life of Mr. William Shakespeare is the formal biography on Shakespeare by William Shakespeare की एक formal biography जो लाए थे वो किसके द्वारा लाई गई है? That is by Nicholas Rowe। इसी biography में उन्होंने शेक्सपियर का सर टॉमस लूसी के यहाँ से पार्क में से डियर चुराने का वर्णन भी हमें इसी biography में देखने को मिलता है। तो ये वर्क है निकोलस रो का। थैंक यू फॉर टुडे और मिलते हैं कल।